झारखंड में कोरोना की रफ्तार अब बेकाबू हो गई। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,741 नए मरीज मिले, वहीं 63 लोगों की मौत हुई। 24 घंटे में रांची में सबसे ज्यादा 1,364 नए केस मिले, वहीं 15 मरीजों की जान गई है। कोरोना पर अब तक का अपडेट हम आपको बता रहे हैं। 24 घंटे में 5,741 नए मामले सामने आए, 63 लोगों की 24 घंटे में जान चली गई। इसके अलावा रांची में सबसे ज्यादा 1,364 नए मामले मिले हैं। तो झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एक दिन में मिलने वाले नए संक्रमित मरीजों की संख्या 5,741 के करीब है। आइए जानते हैं कोरोना के 5 दिनों के आंकड़े क्या कहते हैं। 19 अप्रैल की तारीख जब 4,290 संक्रमितों की संख्या थी, 20 तारीख को यह 4,969 हो गई। 21 अप्रैल को 5,041, तो 22 अप्रैल को यह आंकड़ा काफी बढ़ गया, 7,595 तक पहुंच गया। 23 अप्रैल को मामूली सी गिरावट इसमें दर्ज की गई और 5,741 यह आंकड़ा दर्ज किया गया। कोरोना का बढ़ता ग्राफ, संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती हुई। 19 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक का डेटा हम आपको ग्राफ के जरिए बता रहे हैं और लगातार इसमें बढ़ोतरी हो जा रही है। और लगातार हम ये देख रहे हैं कि इसमें मामूली सी गिरावट सिर्फ 22 और 23 अप्रैल के बीच में दर्ज की गई है, लेकिन यह रफ्तार धीमी नहीं है, अभी भी रफ्तार बनी हुई है। ओम प्रकाश हमारे साथ सीधे जुड़ते हैं। ओम प्रकाश, जो स्थिति है उसे बेहतर नहीं कहा जा सकता। अब मरने वाले लोगों का आंकड़ा, जो मरीज संक्रमित हुए थे उनके मरने का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। लॉकडाउन की स्थिति है, बावजूद इसके क्या वो चेन जिसकी बात हम और आप करते रहे हैं, क्या वो चेन यहां टूटती दिखाई दे रही है, या फिर अभी भी लोग सुबह सवेरे का फायदा उठाकर घूमने निकलते हैं? जी, जाहिर तौर पर जिस तरह से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का अगर कहा जाए तो सरकार ने घोषणा तो कर दी, लेकिन साफ तौर से उसका असर जो है उतना ज़्यादा सड़कों पर दिख नहीं रहा है। लोग अभी भी सड़कों पर निकल रहे हैं। खासकर अगर सुबह की बात की जाए तो लोग ऑफिसेस जाने या फिर अपने ज़रूरी कामकाज को निपटाने के बहाने घर से निकल रहे हैं। सुबह मॉर्निंग वॉक भी बदस्तूर जारी है और साफ तौर से सरकार की जो गाइडलाइन है उसका उल्लंघन भी हो रहा है। और कुछ इसी की वानगी है कि देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो ये जांच केंद्र है, यहाँ पर कोरोना की जांच की जा रही है। यहाँ भी कतारें जो हैं वो सुबह 11 बजे से यहाँ पर बात की जाए तो जांच शुरू होनी है और सुबह से ही यहाँ लोग जमा हो रहे हैं। तो जाहिर तौर पर संक्रमण का जो दायरा है वो कम नहीं हो रहा है, संक्रमण की रफ्तार बनी हुई है और उसी की वजह से लोग भी अब तक जांच केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। और ओम प्रकाश, जांच केंद्र को तो आपने दिखाया, लेकिन हम ये भी समझना चाहेंगे कि जांच केंद्र पर जो लोग पहुंच रहे हैं जांच करवाने के लिए, उनके लिए क्या कोई व्यवस्था है या नहीं, और जो लोग यहां जांच करवाने के लिए आए हैं क्या वो खुद को संक्रमित पा रहे हैं, उनमें ऐसे कोई सिम्टम नजर आ रहे हैं? क्योंकि यही डर उन्हें जांच केंद्रों तक खींच कर लाता है। तो क्या यहां कोई व्यवस्था नहीं है? और इन लोगों से भी बात कीजिए कि क्या सिम्टम्स उन्हें लग रहे हैं या फिर नहीं। जी, जाहिर तौर पर जो सिम्टम्स हैं, अगर बात की जाए तो सिम्टम्स है तभी लोग यहाँ पर जांच केंद्रों पर पहुँच रहे हैं। कुछ ना कुछ सिम्टम्स रह रहा है। और जहाँ तक व्यवस्था की बात है तो जो नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, इससे जाहिर तौर पर साफ तौर से कहा जा सकता है कि कोई व्यवस्था जो है वो इस वक्त नज़र नहीं आ रही है, जिस वजह से ही यहाँ पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। धूप जो है वो हो गई है। हालांकि ये जो जांच केंद्र है ये पेड़ों की छांव में, जिस वजह से थोड़ी राहत है, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। 11 बजे से यहाँ पर शुरुआत होती है संक्रमण की जांच की, तो वो कहीं ना कहीं कहा जाए तो उसकी जो वानगी है वो दिख रही है। लोगों की परेशानी भी है, सुबह से ही लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो संक्रमण को लेकर जो रफ्तार है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है और ये परेशानी जो है वो बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश हमसे बातचीत के लिए। लॉकडाउन से लॉक की स्थिति तो है, और ये जो ओम प्रकाश तस्वीरों के जरिए दिखा रहे थे ये जांच केंद्र के बाहर की तस्वीर थी। हालांकि वहां पर कोई बैठने का इंतजाम तो नहीं है, वहां एक पेड़ था जहां पर लोग बैठे हुए हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, और जो लोग संक्रमित हैं जिन्हें थोड़े भी लक्षण आ रहे हैं वो सबसे पहले जांच केंद्रों की तरफ जा रहे हैं, जो एक बढ़िया कह सकते हैं कि तस्वीर सामने आ रही है। लॉकडाउन का असर दिखने लगा है। आंकड़े सबूत हैं
कि लॉकडाउन से क्या असर पड़ रहा है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगाने को लेकर सरकार की तरफ से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की घोषणा की गई, जिसका असर अब प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है। आंकड़ों की बात की जाए तो संक्रमण से होने वाली मौतों की संख्या में कमी आई है, तो वहीं संक्रमित होने वालों की संख्या में भी कमी आई है। रांची में जायजा लिया हमारे सहयोगी ओम प्रकाश ने। लॉकडाउन के तीसरे दिन के साथ ही कहा जाए तो राजधानी रांची में इसका असर दिखने लगा है। आपको बात करें अगर जांच की या फिर उनके रिपोर्ट की तो कोरोना संक्रमण के दर में भी गिरावट नजर आई है। खासतौर पर अगर पूरे प्रदेश की बात की जाए तो प्रदेश भर में ये आंकड़े कम हुए, वहीं मौत के भी आंकड़े जो संक्रमण के वजह से हो रहे थे उनमें भी कमी आई है। तो राजधानी के लोगों के साथ साथ प्रदेश भर के लोगों को इसका फायदा मिल रहा है। कोरोना की चेन जो कहा जाए कि वो टूटनी जरूरी थी, वो अब उसका स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के कारण वो अब टूटती हुई नजर आ रही है। हालांकि आपको बता दें कि सुबह सवेरे थोड़ी बहुत जो गहमा गहमी है वो सड़कों पर अवश्य दिखती है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता है सड़कों पर वीरानगी छा जाती है और इसका जो असर है वो लोगों को भी मिल रहा है, फायदा मिल रहा है। सरकार की तरफ से जो चेन तोड़ने की कवायद शुरू की गई थी उसका असर भी अब रिपोर्ट के माध्यम से दिखने लगा है। तो बहरहाल साफ तौर से ये जरूरी है कि हम सुरक्षित रहें, अपने घरों में रहें और जो भी गाइडलाइंस है उसका अक्षरशः पालन करें, तभी हम इस कोरोना की जंग को जीत पाएंगे। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। तो लॉकडाउन का आज तीसरा दिन है, लेकिन जमशेदपुर के साक्षी सब्जी मार्केट में लोग अभी भी लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे। खरीदारी के लिए सब्जी मंडी में भीड़ उमड़ रही है, सोशल डिस्टेंसिंग की हवा निकल जा रही है और अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं जो बिना मास्क के हैं। हालांकि शहर का मार्केट पूरी तरह से बंद है, लेकिन सब्जी मंडी की तस्वीरें डर पैदा करने वाली हैं। जमशेदपुर के कदमा में कोरोना विस्फोट हुआ है। कदमा मार्केट के पास 30 क्वार्टर में 36 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इसके बाद जिला प्रशासन ने पूरे मार्केट और क्वार्टर एरिया को सील कर दिया है। फुटपाथ दुकान गणेश पूजा मैदान में शिफ्ट कर दिया गया है। इधर सड़क को बांस से घेरा गया है। गोड्डा के महागामा में भी लॉकडाउन का माहौल उड़ाया जा रहा है। लॉकडाउन के तीसरे दिन यहां भी लोगों की भीड़ देखी जा रही है। हालांकि बाजार के बीचों बीच लगने वाले हाट को आज महागामा पुलिस ने महागामा बसवा चौक में शिफ्ट कर दिया है। गिरिडीह बस स्टैंड में सन्नाटा पसरा है। बसें खड़ी हैं, दुकानें बंद हैं, फिर भी कोरोना का कहर जारी है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का आज तीसरा दिन है और जायजा लिया हमारे सहयोगी एजाज अहमद ने। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का तीसरा दिन है, बावजूद पूरे गिरिडीह जिले में कोरोना वायरस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना का तांडव चल रहा है। एक और जहां लगातार कोरोना से संक्रमितों की संख्या में इजाफा दर्ज किया जा रहा है, वहीं इससे मरने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह बस स्टैंड में, जहां पे लॉकडाउन का साफ असर देखा जा सकता है। गाड़ियां खड़ी है लेकिन लोग बहुत ही कम आ रहे हैं। उसके बावजूद भी, लॉकडाउन को फॉलो करने के बावजूद भी पूरे गिरिडीह जिले में कोरोना का कहर जारी है। यहाँ पे कोरोना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लॉकडाउन लगाया ही इसीलिए गया था ताकि कोरोना के नए चेन को तोड़ा जा सके, जिससे कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी आए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि पिछले 24 घंटे में जिले में 88 कोरोना के नए मरीज पाए गए हैं, जो अब तक 24 घंटे में पाई जाने वाली सबसे बड़ी संख्या है। लिहाजा पूरे जिले में अब कोरोना के 331 मरीज हो गए हैं। पूरे जिले में लॉकडाउन जारी है। पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, सड़कों पर है ताकि कोरोना के गाइडलाइन का पालन किया जा सके। बावजूद गिरिडीह में कोरोना से संक्रमितों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 झारखंड के लिए मैं एजाज अहमद। रांची में ऑक्सीजन की मांग कई गुना बढ़ गई है। रांची में एक आपूर्तिकर्ता ने कहा कि हम आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, घबराहट की स्थिति है। शॉर्टेज रिफिलिंग का अनुभव कर रहा है कि रिफिलिंग प्लांटों में देरी से हो रही है और खेप को फिर से भरने और प्राप्त करने में पूरा 1 दिन लगता है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने पहले दावा किया कि राज्य में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। 21 अप्रैल तक राज्य में लगभग 7,000 टन ऑक्सीजन का भंडार है। हॉस्पिटल में सप्लाई वगैरह तो
हो ही रहा है। और अभी जो स्थिति है उसमें पर्सनल प्राइवेट लोगों को भी जरूरत पड़ गया है। तो सारे लोगों का फुलफिलमेंट तो हम लोग नहीं करते, बहुत सारे लोग एजेंसी में करने के लिए सब जगह से करवा रहे हैं, जिसको जहाँ सुविधा होता है। हम लोग पास जो आता है उसको कोशिश करते हैं कि सारा को दे ही देते हैं। अभी क्या स्थिति है ऑक्सीजन को लेकर? ऑक्सीजन को लेकर तो सर मारामारी तो है ही लोगों के पीछे। सरकार के निर्देश पर कोडरमा सदर अस्पताल में ऑक्सीजन वाला 50 बेड बनकर तैयार है और यह पूरी तरह से कोविड मरीजों के लिए सुरक्षित रखा गया है। सदर अस्पताल में बने कोविड डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर में ऑक्सीजन वाले 50 बेड के साथ 3 वेंटिलेटर की भी व्यवस्था की गई है, जिसके संचालन के लिए डॉक्टर्स को ट्रेनिंग भी दे दी गई है। देश में मामले काफ़ी बढ़ रहे हैं और मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि लोग पैनिक ना होएं। किसी भी मतलब जब भी जिनको कोई सिम्टम होता है वो अपनी जांच जरूर कराएं और किसी भी चीज़ को जैसे लोग पैनिक हो रहे हैं रेमडेसिविर, फेविफ्लू इन सब मेडिसिन के लिए, और ये मैं सब अपील करना चाहता हूँ कि लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि सबको रेमडेसिविर या फेविफ्लू खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर जिनको भी सिम्टम है वो जांच कराएं और चिकित्सकीय सलाह लें। जब ज़रूरत होगी डॉक्टर्स उनको खुद बोलेंगे कि कौन सी मेडिसिन खाना है। इस गाइडलाइन को अक्षरशः पालन करना चाहिए। लोग बेवजह घर से बिल्कुल नहीं निकलें, 2 गज की दूरी बनाएं, मास्क ज़रूर लगाएं। इन सब चीज़ों पे लोगों को जरूर अवश्य ध्यान देना चाहिए। आज ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ पहुंचेगी। कल बोकारो में 3 टैंकर में 46 टन ऑक्सीजन लोड हुआ। ऑक्सीजन का टैंकर लेकर आती रेलगाड़ी की ये तस्वीरें सुकून देने वाली है, मरीजों को राहत देने वाली है, जिनकी एक एक सांस इस वक्त भारी है। भारतीय रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए ऑक्सीजन की ढुलाई शुरू कर दी है। रेलवे की ओर से चलाया गया ऑक्सीजन एक्सप्रेस आज बोकारो से यूपी के लखनऊ के लिए रवाना हो गई। पहली खेप में 3 टैंकर ऑक्सीजन भेजा गया है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस शनिवार सुबह लखनऊ पहुंचेगी। बोकारो स्टील प्लांट से यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड के लिए ऑक्सीजन भेजा जा रहा है। केंद्र सरकार का प्लान है कि 30 अप्रैल तक 12 राज्यों को 17,000 टन से अधिक ऑक्सीजन सप्लाई की जाए। ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए गृह मंत्रालय ने 22 अप्रैल से उद्योगों को ऑक्सीजन के सप्लाई पर रोक लगा दी है। हालांकि 9 उद्योगों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों के बीच बेड की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के इटकी स्थित टीबी सैनिटोरियम का जायजा लिया है। यहां कोरोना मरीजों के इलाज को लेकर संसाधन उपलब्ध कराने की और जरूरी सुविधाओं को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यहां 400 से 500 बेड तैयार करने को लेकर तैयारी चल रही है। राज्य के कुछ खास जिलों में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या का दबाव सबसे ज्यादा है। इसमें रांची, जमशेदपुर और धनबाद जैसे जिले शामिल हैं, जबकि कई दूसरे जिलों में ऑक्सीजन युक्त बेड खाली हैं। कोरोना से संक्रमित मरीजों का इलाज सरकार की प्राथमिकता है। इस संक्रमण में बढ़ते मरीजों की संख्या देखते हुए आज यहाँ इटकी के इस संस्थान पे हम लोग आए हैं और यहाँ हमारा प्रयास है कि अगले कुछ दिनों में 400 से 500 बेड और बढ़ाने की। झारखंड से सरायकेला से लॉकडाउन की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां के नीमडीह में लॉकडाउन का पालन कराने पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। ग्रामीणों ने पुलिस वालों को लाठी डंडों और ईंट पत्थर से मारकर गांव से भगा दिया। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए ग्रामीणों ने कार्यक्रम का आयोजन कराया था, जिसका पता चलने पर सरायकेला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कार्यक्रम बंद करने को कहा। उसके बाद क्या हुआ, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो सरायकेला से यह तस्वीर लोगों की जागरूकता दिख रही है। पुलिस को लोगों की भीड़ इसलिए दौड़ा रही है कि उनके कार्यक्रम में पुलिस ने खलल डाला। लॉकडाउन की स्थिति है, लॉकडाउन घोषित है, बावजूद इसके कार्यक्रम का सरायकेला में आयोजन हो रहा था। पुलिस को पता चला, पुलिस पार्टी वहां पहुंची, सबसे पहले लोगों से बात की। पुलिस ने समझाया कि लॉकडाउन है, इसमें आपको नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन हुआ क्या,
यहां लाठी डंडों और पत्थरों की बरसात कर दी गई और जान बचाकर पुलिस वालों को यहां से भागना पड़ा। तो ऐसे जागरूक लोगों की वजह से कोरोना पांव पसार रहा है और रफ्तार में है। लोहरदगा में जमीन विवाद में पिता पुत्र की टांगी से काटकर हत्या कर दी गई। मामला सिन्हा थाना इलाके के उगरा मेढ़ो गांव का है। बताया जा रहा है कि जमीन को लेकर कुर्बान अंसारी और कमाल अंसारी के बीच विवाद चल रहा था और इसी को लेकर कमाल के साथ जमाल नाम के शख्स ने कुर्बान अंसारी और उनके बेटे नौशाद की टांगी से वार कर हत्या कर दी। हत्या के बाद ग्रामीणों ने खूब बवाल किया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। धनबाद रेलवे स्टेशन पर एक सिरफरी युवती जान देने के लिए ट्रेन के सामने खड़ी हो गई। जब हो हंगामा हुआ, बावजूद उसके कदम नहीं हिले तो आरपीएफ जवान ने अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई। रेलवे ट्रैक पर शक्तिपुंज एक्सप्रेस पूरी रफ्तार से दौड़ी चली आ रही है। बार बार हॉर्न बजा रही है, लेकिन उसी पटरी पर खड़ी ये युवती टस से मस होने का नाम नहीं ले रही। ट्रेन के रूप में साक्षात मौत सामने से आती दिख रही है। एक एक सेकंड गुजरने के साथ और करीब आती दिख रही है, और करीब, बेहद करीब। कुछ पल के बाद ही घुमावदार मोड़ से गुजरते हुए ट्रेन और करीब आ गई है। इसके बावजूद ये युवती अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं ले रही है। ये नजारा है धनबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 के बीचों बीच से गुजरने वाली रेलवे पटरी का। शाम के 5:30 बजे हैं और रेल यात्रियों से खचाखच भरी शक्तिपुंज एक्सप्रेस पटरी पर दौड़ी चली आ रही है। ठीक उसी समय यह युवती सामने से आ रही ट्रेन के आगे खड़ी हो जाती है। ये देखिए, हॉर्न बजाते हुए शक्तिपुंज एक्सप्रेस बढ़ी चली आ रही है तो आत्महत्या करने पर तुली युवती को हटाने के लिए ट्रेन का ड्राइवर बार बार हॉर्न बजा रहा है तो अगल बगल के प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग भी हो हल्ला मचा रहे हैं। युवती से बार बार हटने को कह रहे हैं। हर कोई दौड़ रहा है, सिरफिरी युवती की ओर भाग रहा है। तभी आरपीएफ का जवान प्रभास कुमार प्लेटफॉर्म से नीचे पटरी पर कूद पड़ता है और जान पर खेलकर युवती को ऊपर प्लेटफॉर्म पर ले जाता है। तब तक शक्तिपुंज एक्सप्रेस वहां पहुंच जाती है। अगर कुछ सेकंड की भी देर होती तो बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन आरपीएफ जवान प्रभास कुमार ने सूझबूझ दिखाई और समय रहते युवती की जान बचा ली। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। और बड़ी खबर आ रही है धनबाद में धाए से जुड़ी हुई, यानी कि फायरिंग हुई है। बेखौफ अपराधियों ने फायरिंग की है, तांडव मचाया है। आउटसोर्सिंग के साइट इंचार्ज के घर पर अपराधियों ने फायरिंग की। मधु सिंह के घर पर गोलीबारी हुई है, बमबाजी हुई है। मधु सिंह को छूकर गोली निकली है। खबर है कि मौके से 2 बम और गोली के खोखे बरामद किए गए हैं। धनबाद के सुदामडीह थाना क्षेत्र का यह मामला है। तो धनबाद में बेखौफ अपराधियों ने तांडव मचाया है, फायरिंग की है, बमबाजी की है। आउटसोर्सिंग के साइट इंचार्ज के घर फायरिंग की है। मधु सिंह का नाम बताया जा रहा है। उनके घर पर गोलीबारी की, बमबाजी की। हालांकि इनके कारणों का पता नहीं चल पाया कि इससे पहले भी अपराधियों ने उनसे क्या कुछ डिमांड की थी, धमकाया था, चेतावनी दी थी। इस बारे में पुलिस अभी भी जांच कर रही है। धनबाद से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर है कि धनबाद में अपराधियों के मन काफी बढ़ गए हैं। बेखौफ अपराधियों ने तांडव मचाया है और आउटसोर्सिंग के साइट इंचार्ज के घर फायरिंग की है। गोली दागी गई है, इसके साथ बम फेंके गए हैं मधु सिंह के घर पर और गोली छू कर निकली है। उनके कंधे पर जो निशान है उसे आप देख सकते हैं, हल्के जख्मी हुए हैं और ये वो गोली के खोखे हैं जिन्हें घटनास्थल से बरामद किया है। हालांकि बाल उनकी जान बची है। संजय गुप्ता हमारे साथ, हमारे सहयोगी। संजय, क्या खबर है? बाल जान तो बची है, लेकिन पुलिस को क्या बताया गया है मधु सिंह की तरफ से? हेलो,
संजय जी, अपडेट बताएं। फिलहाल जो स्थिति है मधु सिंह की वो सही सलामत है, लेकिन जिस तरह से हमला हुआ वो कहीं ना कहीं पुलिस को चुनौती दे रही है। बार बार वर्चस्व और रंगदारी को लेकर इस तरह की घटनाएं हो रही है और पुलिस कहीं ना कहीं इस पर नाकाम है रोकने के लिए। इस तरह से दिन दहाड़े बाइक पे सवार लोग आते हैं और आवास में जाकर इस तरह से हमला करते हैं, बमबाजी करते हैं। हालांकि मौके से एक खोखा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है, बम के कुछ पुतले भी बरामद हुए हैं। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। फिलहाल अब देखना है कि इन लोगों तक पुलिस पहुंच पाती है या नहीं, या हर बार की तरह पुलिस के हाथ खाली रहती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।